नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हिमांशु सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में। जी हाँ, ईरान की तरफ से एक बिल लाया गया है उसके पार्लियामेंट में और कहा गया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे। अब सिर्फ अयातुल्ला खमेनी जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अगर एक बार इस पे साइन कर दिया उसके बाद ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि देखिए, ईरान और इजराइल आपस में फिलहाल लड़ रहे थे, लेकिन बीच में एंट्री होती है यूएसए की। और यूएस क्या करता है, ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे, जहां पे वो परमाणु बम अपने डेवलप कर रहा था, जिसका नाम था फोर्डोज, नानटाज और इस्फान, इन तीनों ही जगहों पर अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर से बम गिराए और ये तीनों जगह पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो गए। अब ये सारी चीजें अगर अमेरिका कर रहा है तो जाहिर सी बात है ईरान भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाएगा। B2 बॉम्बर आपको पता है दुनिया का एक ऐसा जहाज जिसे नेविगेट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है कि कोई देश पता ही नहीं लगा पाता कि ये B2 बॉम्बर उसके देश में घुस चुका है। फिलहाल देखिए, एक वीडियो रिलीज किया गया है अमेरिका के किसी अनऑफिशियल तरीके से, और यहाँ पे बताया गया कि अमेरिका से ये जो B2 बॉम्बर है वो लगातार 33 घंटे का उड़ान भरा, गुआम पहुंचा। लेकिन देखिए, भारत के ऊपर से उड़ा है ये कंफर्म नहीं किया है भारत की गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे भारत का जो मैप है वो भी गलत तरीके से दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि ये वीडियो पूरी तरीके से असली नहीं है। लेकिन ये B2 बॉम्बर बहुत ही हैवी बम को, पेलोड को ले जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह। पर इस टोटल एरिया के बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज समझना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका का जो 5th फ्लीट है, आप यहाँ पे देख पाएंगे अमेरिका के कई सारे फ्लीट्स हैं, जैसे कि 3rd फ्लीट आपका यहाँ पे काम करता है अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे। ईस्ट कोस्ट पे अमेरिका का जो 2nd फ्लीट है वो काम करता है। साउथ अमेरिका वाले इस रीजन को 4th फ्लीट कवर करता है। 6th फ्लीट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 5th फ्लीट जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है आखिर मिडिल ईस्ट में? ये देखिए, एक्टिव कब से है? ये 1944 से एक्टिव है, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम से ही एक्टिव है इस एरिया में। और इसने अपना हेडक्वार्टर भी बना के रखा है बहरीन में। अब बहरीन के अंदर यहाँ पे एक जगह है मनामा, इसी में अपना इसने बेस बना के रखा है। और यहाँ से ये क्या करता है, जो टोटल नेविगेशन होता है इस एरिया में, खासकर जो फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान है, इन सभी जगहों पर ये क्या करता है, सबको नेवल जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बहुत ज्यादा देखिए चौड़ा नहीं है। 33 किलोमीटर का टोटल एरिया बताया जाता है, लेकिन इसमें मात्र 2 मील यानी कि करीब 3 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो बाईपास करने के योग्य है, यानी कि वो गहरा है जहां से बड़े बड़े टैंकर गुजर सकते हैं। आपको यहाँ 2 लाइन बनती हुई दिख रही होगी, एक आने की एक जाने की। तो मात्र इतना ही एरिया जो है वो काम का है। बाकी लोग यहाँ पे वेट करते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा इतना ये जो भीड़ लगा हुआ है इधर और इस पार, ये लोग मेनली वेट करते हैं, अपनी लाइन में लगते हैं और इस एरिया से निकलने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब ईरान इसको रोकना क्यों चाहता है? क्योंकि ईरान के पास बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं यहाँ पे, ओके, और ये टापू उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब पे उसने एयर बेस बना के रखा है। आप गूगल मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एयर बेस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो टापू आपको दिख रहा है ये भी ईरान का है। पर यहाँ से आगे बढ़ना क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसने बहुत सारे रॉकेट और बहुत सारे मिसाइल यहाँ पे फिट करके रखे हैं अपने टापूज पे। तो यहाँ अगर निकलना है आपको तो ईरान की परमिशन लेने की काफी जरूरत होती है। अब देखिए, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया भर में। अब कहाँ कहाँ पे कितना ज्यादा ऑयल है आप इस डेटाबेस के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो एरिया है बहुत बड़े लेवल पे ऑयल रिजर्व रखता है और यहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत बड़े स्तर पर होता है। अब कुछ और एरिया है, जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक साउथ अमेरिका में वेनेजुएला दिख जाएगा, इधर अमेरिका दिख जाएगा, कनाडा दिख जाएगा, और अभी फिलहाल रसिया भी अच्छे खासे मात्रा में ऑयल एक्सपोर्ट भी कर रहा है और प्रोडक्शन भी कर रहा है। इंडिया जो है वो बहुत बड़े लेवल पर इस एरिया से ऑयल इंपोर्ट करता है और ये हमारे लिए काफी नजदीक होता है। हम यहाँ से सीधा लाते हैं और गुजरात में अपने कांडला बंदरगाह से इसको देश के अलग अलग हिस्सों में भेज देते हैं। तो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया जो है वो 90% सिर्फ ऑयल इंपोर्ट पे यानी कि आयात पर डिपेंडेंट है और हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है ऑयल का या फिर गैस का। इसीलिए हमारे लिए काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने देखिए ईरान से अच्छा खासा व्यवहार बना के रखा हुआ था। यहाँ पे हम एक अलग से पोर्ट भी डेवलप कर रहे थे, आपको नाम बताना है इस पोर्ट का। लेकिन ये जो रिलेशन खराब हो रहे हैं ईरान के और इजराइल के या फिर अमेरिका के, ये हमें भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे ऑयल और रिजर्व मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा हमें डरना नहीं है।
अब देखिए इस पे कभी-कब ईरान ने धमकी दिया है इसको बंद करने के लिए, इसका थोड़ा इतिहास भी देखना ज़रूरी है। एक तो देखिए 1980 का टैंकर वार जो था, उसके बाद 2011-12 में और उसके बाद 2018 में, इन सभी टाइम पे ईरान ने कहा कि हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है इस एरिया से, तो 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से करीब इंपोर्ट करता है इस रीजन से। टोटल हमारा अगर इंपोर्ट देखें तो 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जो कि टोटल का 40% होता है। टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो अभी देखिए 18 मिलियन बैरल पर डे यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ इस एरिया से, यानी इराक, ईरान या फिर सऊदी अरबिया वाले जो एरिया हैं, यहाँ से इतना ज्यादा मात्रा में फिलहाल प्रोडक्शन किया जा रहा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो नियरली 20% ऑफ जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है ऑयल का, वो इसी एरिया से हो रहा है। तो अगर ये बंद होता है तो बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज ही हमने देखा $2 पर बैरल बढ़ गया था ऑयल का जो प्राइस था, तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी फिलहाल। और सिर्फ ऑयल नहीं, एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस जो आपके घर में पहुंचता है गैस के रूप में, उसका भी एक 25% बड़ा हिस्सा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अब अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन है ये समझना जरूरी है। देखिए अभी तो हमने रसिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, रसिया से भी हम अच्छी खासी मात्रा में, जून 2025 की बात करें तो करीब 2.1 मिलियन बैरल पर डे, इतनी बड़ी मात्रा में हम रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे लिए अमेरिका भी एक ऑप्शन है जहां से हम सेल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। वेस्ट अफ्रीका भी है जहां पे नाइजीरिया, अंगोला जैसे देश हैं। लैटिन अमेरिका में ब्राजील भी ऐसा देश है जहां से आने वाले समय में हम इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने जो ऑयल रिजर्व हैं उनको सुरक्षित बना सकते हैं। एलएनजी की बात करें यानी कि गैस की बात करें तो कतर से बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि करीब करीब 42% के आसपास कतर से हम ये मंगाते हैं। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट आता है, यूनाइटेड अरब अमीरात आता है 13% के साथ। इस तरीके से हम बढ़ते हैं, यानी कि कतर जो है वो अभी भी फंसा हुआ है ये 42% वाला एरिया। तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ऑयल और गैस दोनों ही, क्योंकि हम यहाँ से मंगाने वाले हैं। एक ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही अच्छा था जब हम तापी प्रोजेक्ट बना रहे थे, आपको सबको याद होगा, बहुत सालों से चल रहा है तापी प्रोजेक्ट। टर्कमेनिस्तान में एक जगह है जो कि गैस फील्ड है बहुत बड़ा, और यहाँ से हमारा एक प्लान था कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में मंगाएंगे गैस और इसका सप्लाई करेंगे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। तो ये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन खराब होने की वजह से लगातार फेल होता रहा है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज भी बंद हो जाता है तो ये वाला हमें फिर से याद आने लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट था तापी प्रोजेक्ट, अगर ये स्टार्ट हो जाता तो काफी महत्वपूर्ण होता हमारे लिए। अब कुछ और डेटा आपको बता दूं कि कहां से इंडिया फिलहाल सप्लाई ले रहा है यानी कि इंपोर्ट कर रहा है। तो देखिए इराक है, ईरान का देखिए फिलहाल डेटा नहीं है क्योंकि सैंक्शन लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा और इंडिया ने धीरे धीरे अपना इंपोर्ट करना बंद कर दिया था ईरान से। सऊदी अरबिया से भी 70% मंगा रहे हैं हम फिलहाल, यूएई से मंगा रहे हैं, कुवैत से मंगा रहे हैं, रसिया से भी हमने बहुत बड़े लेवल पर फिलहाल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका कहता है भाई हमसे भी लो क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा सेल ऑयल है, उसको इंडिया लाना काफी थोड़ा सा महंगा हो जाता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले तो हमें यहाँ से मिल जाए, नहीं मिलेगा तो हम फिर दूसरे ऑप्शन तलाशेंगे। अब अगर ईरान इस एरिया को ब्लॉक कर देता है तो ऑयल प्राइस में क्या होगा? देखिए ऑयल प्राइस हो सकता है 120 पर बैरल पहुंच सकता है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अल्टरनेट हमारे पास मौजूद हैं यूएस, रसिया और वेस्ट अफ्रीका के रूप में। अब लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे मनीष तिवारी जो कि सांसद हैं चंडीगढ़ से, इनके द्वारा कहा गया कि आप बताइए पार्लियामेंट में कि कितने दिन का हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। देखिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या होता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो कहती है कि हर देश को कम से कम 90 दिन का एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाना चाहिए, यानी कि अगर इमरजेंसी कभी आती है तो कम से कम 90 दिन का फ्यूल आपके पास पहले से पड़ा हो, जिससे आप एक अच्छी प्लानिंग बना पाएंगे 90 दिनों के भीतर कि किस तरीके से हमें स्विच करना है या फिर किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर जाना है। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जवाब में देखिए पार्लियामेंट के ही एक मेंबर ने जिनका नाम था रामेश्वर तेली, तो इन्होंने जवाब दिया था, इन्होंने कहा कि हमारे पास 64 दिन का फिलहाल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। टोटल बात करें तो हमारे पास करीब 74 दिन का ऑयल रिजर्व है। अब ये कैसे बढ़ जाता है 10 दिन? देखिए बहुत सारा ऐसा होता है ऑयल जो टैंकर्स में होता है, ट्रांजिट में होता है, जैसे कि सपोज करिए ऑयल रिफाइनरी से टैंकर में फ्यूल भर के अब पेट्रोल पंप तक जा रहा है, या फिर किसी के गाड़ी में पहले से 20 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, उन सभी को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा ऑयल रिजर्व होता है वो करीब अभी फिलहाल 74 दिन का है। तो अभी भी हम अपने टारगेट से थोड़ा पीछे हैं
और अलग-अलग जगहों पर जैसे कि पड्डूर हो गया, मैंगलुरु हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ऐसे जगहों पर हम ऑयल रिजर्व बना रहे हैं। बड़े-बड़े टैंकर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे ऑयल को रिजर्व किया जाता है। सो ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था समझना, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है तेल के दाम बढ़ें। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।